हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों यूपी पुलिस एसआई के वो सारे क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के सामान्य ज्ञान के वो क्वेश्चन जो 12/12/2017 में ये पेपर हुआ था। थर्ड शिफ्ट में इस पेपर में सारे जो भी क्वेश्चन आए थे सामान्य ज्ञान के, या कह सकते हैं जीए जनरल नॉलेज के या जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को डैश कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ता हूं। गेट्स प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंस इन प्राइजेस और रिटर्न्स इन डिफरेंट मार्केट्स इज नाउन हैज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतरपणन। हिंदी में बोलते हैं अंतरपणन और इंग्लिश में इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के डैश में निहित हैं। तो ये निहित है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद आर्टिकल 36 to 51। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? ठीक है, तो सिर्फ राज्य कर सकता है, तो ये कर है ऑप्शन फर्स्ट भूमि राजस्व। ठीक है, लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट लैंड रेवेन्यू इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं भूमि राजस्व। क्वेश्चन नंबर 4, डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों से अभिरक्षक हैं। डैश आर द कस्टोडियंस ऑफ राइट्स एंड प्राइविलेजेस ऑफ द हाउस एंड देयर कमिटीज एंड द मेंबर्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या है? सदन के अधिकार और विशेषाधिकार और उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड देन इट इज नाउन हैज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इट इज नाउन हैज ऑप्शन 4 डिक्लाइन रिजेक्शन। मानित अस्वीकृति बोला जाएगा इसको हिंदी में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ध्यान रखेंगे आप, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल का, ठीक है, असफल कहा जाता है, और तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। और इस कंडीशन में जो दोस्तों जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन रिजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट बताना है कौन सा है। पहला राष्ट्रपति द्वारा, पहला कहता है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 123 में प्रावधान किए गए हैं और ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। दूसरी, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों ये क्या है? गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 123 में ये प्रावधान किया गया है कि अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड ओनली ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो ये है दोस्तों अर्थ अनुच्छेद। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, मतलब कि एंड ऑफ द टाइटल्स। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? ठीक है, सबसे कम कारण माना जाएगा जनसंख्या को, मतलब कि आबादी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? ठीक है, तो ये की थी भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम कहते थे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 11, आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फॉर्म 16। क्या है? फॉर्म 16 एक प्रमाण पत्र है। ठीक है, जो क्या करता है, आयकर अधिनियम में फॉर्म 16 एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है, और यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और अफगानिस्तान द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा सलमा बांध। क्या नाम है, ध्यान रखना आपको, सलमा बांध। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और इसका उद्घाटन किया गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है, दैट इज तकला मकान रेगिस्तान। ठीक है, ये इसका नाम है तकला मकान रेगिस्तान। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है? कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल्स फोल्डर ईटीसी इन ए कंप्यूटर इज नाउन हैज। ठीक है, तो दैट इज नाउन हैज आइकन। क्या बोलते हैं? दैट इज नाउन हैज आइकन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स इज यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम अटैक ऑफ आंट्स? मतलब चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसमें करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कपूर। जो चींटियां हैं ये दूर भागती हैं कपूर की जो स्मेल होती है उससे। ठीक है, इसका यूज किया जाता है कपूर का। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, यातायात संकेत का अर्थ है? ठीक है, ये यातायात संकेत है, जो ये सिंबल है दोस्तों, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है, ध्यान रखना आपको, कि गिव वे, मतलब कि रास्ता दे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक डैश प्रदेश था? ठीक है, तो गोवा था दोस्तों, ऑप्शन सेकंड पुर्तगाली प्रदेश। ठीक है, इसको 1961 में क्या आज़ाद कराया गया था, उससे पहले क्या था, ये पुर्तगाली प्रदेश। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, कौन सा वक्तव्य सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अगर निजी कंपनी भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती है तो इसके पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, ये सही है, अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग इसका पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ठीक है, कौन सा निष्कर्ष सही है ये हमें बताना है। पहले कहता है 6 वर्ष के बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़
की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 82 यह स्पष्ट करती है या डेमोन्स्ट्रेट करती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया अपराध, ठीक है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। अब बच्चा कितने का था, 7 वर्ष का, ये करेक्ट है, ये अपराध में नहीं आएगा। सेकंड कहता है क्यू ने पी को दबाए बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के तहत यह स्पष्ट करती है ये धारा कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध में होने के कारण निर्णय पर, ठीक है, अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो वह अपराध नहीं होगा। ठीक है, ये कहती है धारा 85। तो ये भी क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ये भी करेक्ट है, दोनों अपने आप में करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 और राइट आंसर होगा किसकी गिरफ्तारी में, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस पौधे का नाम है, ध्यान रखेंगे, कुचला। ठीक है, कुचला नामक औषधीय पौधा जो पॉइजन नट के नाम से भी फेमस है, ध्यान रखेंगे। इस पौधे का पक्षपात और मानसिक विकारी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सही बताना है कौन सा है। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले, ये ठीक है। चुनाव आयोग की अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 15 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े, दोस्तों ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? ठीक है, हु इज द कंसिडर्ड रिस्पेक्टेड हैज द फर्स्ट पोइट इन इंडिया? तो दोस्तों ये है वाल्मीकि। ठीक है, क्या नाम है इनका, महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है पहले कवि। और इन्होंने किसकी रचना की थी, आपको पता ही होगा, रामायण की। क्वेश्चन नंबर 24, 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन 4, उस टाइम थे मुख्तार अब्बास नकवी। क्वेश्चन नंबर 25, डैश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड, परेशान न करे। मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको DND, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। ये क्या है, परेशान न करें, या DND भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4, दिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला, राज्य की सुरक्षा संबंध कारणों से निवारक नजरबंदी, ये नहीं आएगा। बाजार उन पहले आते हैं, ध्यान रखेंगे, राज्य सूची विषय के अंदर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? ठीक है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, राइट आंसर होगा 1966 में। ठीक है, भारतीय वन सेवा जिसे IFS बोलते हैं हम, अखिल भारतीय सेवा, जिसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है आपको, कब? 1966 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे दोस्तों मृदा जल के माध्यम से। ठीक है, सोइल वाटर के माध्यम से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावस्फीति का अर्थ है रिफ्लेशन रेफर्स टू। तो ध्यान रखना, आपको याद करना है, इसका राइट आंसर होगा प्रत्ययवस्फीति। हिंदी में बोलते हैं प्रत्ययवस्फीति, या इंग्लिश में रिफ्लेशन रेफर्स टू। ठीक है, तो रेफ्लेशन का मतलब है, मतलब कि प्रत्ययवस्फीति का मतलब है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अस्फीति का सुविचारिक व्युत्क्रमण, मतलब कि considered inversion of deflation through a monetary intervention from the government। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। जब अर्थव्यवस्था के सतर पर मंदी का प्रभाव होता है तो सरकारें मृदा का प्रसार करती हैं, जिसे मुद्रास्फीति के साथ रोजगार, उत्पादन और आय में, इनकम में वृद्धि होती है, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं रेफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 31, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा, ये थी मेनका गांधी। क्वेश्चन नंबर 32, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। तो इसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ठीक है, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था दोस्तों? ठीक है, चिपको आंदोलन के साथ इनमें से जुड़ा हुआ था ऑप्शन 4 विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 34, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, गरीबी रेखा के लोगों का जो नीचे, गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात, ठीक है, ये अनुमानित किया जाता है, राइट आंसर होगा लोगों की संख्या के अनुपात के साथ। और इसकी जो गणना की जाती है, ये की जाती है NSSO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में, जिसका अर्थ है, ठीक है, हिंदी में दोस्तों इसका अर्थ है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 3 लोगों की देखभाल करने वाला। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ये पहला क्या है दोस्तों? गलत है। दूसरा कहता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। ये भी क्या है? गलत है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का आधार वह प्रक्रिया का वर्णन संविधान के दोस्तों आर्टिकल 62 में वर्णित है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के आधार पर चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए सदन को 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए? उन पे साइन होने चाहिए, और 14 दिन पहले इसकी क्या है? सूचना देनी पड़ती है। और ध्यान रखेंगे, आरोप का संकल्प प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा, दोनों गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। ठीक है, कौन सा मामला ये, सरला मुदगल बनाम भारत संघ मामला, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और कब हुआ था, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 38, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्हें अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाओं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख प्रख्यात भागलपुर अंक फोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो ये कहा जाता है दोस्तों, इनका राइट आंसर होगा इसका पुष्पा कपिता हिंगरानी को, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। ठीक है, महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है दोस्तों, तो ये जुड़ा है ऑप्शन फर्स्ट स्वेज नहर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, राज्यसभा की संरचना में निहित है। पहला कहता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य है दोस्तों, ये क्या है, निहित है, ध्यान रखेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, ये भी निहित है। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के वो सारे क्वेश्चन जो 12/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था दोस्तों उसमें आए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।